सालों में मोटराइजेशन है ही नहीं, उसकी कॉस्ट की डिडक्शन अगर पहले साल में ही लॉ कर दी तो बाकी सालों में मोटराइजेशन लगेगी नहीं। मेथड क्या है जी, काम की बात की तरफ आते हैं। मेथड क्या है, अमोर्टाइजेशन कैसे लगेगी, ए डिवाइडेड बाय बी। बस ए क्या है, कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल, बी क्या है, नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल इन द होल ईयर्स। ये कौन सा मेथड बन गया, स्ट्रेट लाइन मेथड बन गया। ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन हमने कौन से मेथड में पढ़ी थी, कौन से मेथड में पढ़ी थी, है रिटन डाउन वैल्यू में। ठीक है, और इसमें क्या लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा। ठीक है, एक बात लिख ले, रेजिडुअल वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी तो अकाउंटिंग में तो हम माइनस करते हैं ना, टैक्स में रेजिडुअल वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमने उसको नहीं लेना। यहां पे बेशक इसमें मेंशन कर लें। इंटेंजिबल में ना एक बड़ा प्रॉब्लम आता है इंटेंजिबल में, क्योंकि सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब आपका दिमागी नॉलेज है, आपका सॉफ्टवेयर है, कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि उसकी यूजफुल लाइफ ही ना पता हो। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस कि यार वो कितना अरसा चलना है हमें क्या पता। तो जहां पे यूजफुल लाइफ नहीं पता वहां यूजफुल लाइफ हम लेंगे हद 25 साल। जहां नहीं पता, जहां पता है वहां पे क्या लेंगे, जो पता है वो बेशक 100 साल पता है या 30 साल पता है या 40 साल पता है, तो वहां पे जो एक्चुअल पता है वो लेंगे। और जहां नहीं पता वहां क्या लेंगे, 25 साल। ठीक है, जहां पे यूजफुल लाइफ का नहीं पता वहां पे 25 साल लेंगे। नहीं पसंद नहीं आई बात है। ए डिवाइडेड बाय बी, बी के अंदर ही बात लिखी है दी नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल इन द होल ईयर और यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर इन केस ऑफ अनसर्टेनेबल लाइफ। या आपको पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ कितनी है, अनसर्टेन है, तो आप क्या लेंगे, 25 साल लेंगे। If an intangible is used in a tax year partially in driving income from business chargeable to tax and partially for another use. Another use क्या हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर है, सुबह के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं आप बिजनेस के लिए और शाम में आप अपने लिए यूज़ करते हैं, तो उसका पर्सनल यूज़ आ गया। ठीक है, तो कोई ऐसा इंटेंजिबल जो कि पार्शली इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस में और पार्शली इस्तेमाल हो रहा है पर्सनल में, तो हम उसकी जो अमोर्टाइजेशन है वो कितनी चार्ज करेंगे, जैसे कि फेयर प्रोपोर्शन होगा उसका बिजनेस का। सेम केस जैसा हमने पढ़ा था उसके अंदर डेप्रिसिएशन के अंदर। अगर 60% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो अमोर्टाइजेशन कितनी चार्ज करेंगे, 60% ही हम उसकी अमोर्टाइजेशन को चार्ज करेंगे। ठीक है, ये जो छठा पॉइंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये थोड़ा सा चेंज है। वेयर एन इंटेंजिबल एसेट इज नॉट यूज्ड फॉर द होल ऑफ द टैक्स ईयर, जहां पे पूरे साल के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब आप दोनों बताएं क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या है नॉट होल्ड फॉर द होल टैक्स ईयर, क्या मतलब है। अगर इज नॉट यूज फॉर द होल ऑफ द टैक्स ईयर मतलब सारा साल इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर क्या करेंगे, पढ़े जरा आगे। क्या मतलब बना इसका कि अगर आपने 1 मार्च को एसेट लिया है और आपका अगर ईयर एंड जनवरी से दिसंबर है तो अमोर्टाइजेशन कितने अरसे की चार्ज करेंगे, कितना, मार्च से ऑनवर्ड। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, फर्क है, जितने अरसे के लिए इंटेंजिबल यूज करना है उतने अरसे की अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है। ए ओवर बी इंटू सी, जितने अरसे के लिए इंटेंजिबल यूज करना है उतने अरसे की अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है। 4 महीनों के लिए यूज किया है तो 4 माह की चार्ज करेंगे, 5 माह के लिए यूज किया 5 माह की चार्ज करेंगे। ठीक है, और अगर पूरा साल इस्तेमाल किया तो पूरा साल इस्तेमाल करेंगे। जबकि हमारा जो डेप्रिसिएशन थी उसमें हमारा क्या था,
कि जिस साल हमने लिया है उस साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो ये एक इसके अंदर एक मेजर फर्क है कि अमोर्टाइजेशन, सॉरी क्या लिखा है, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई सी है। चलो आप इसे छोड़ दें, मैंने वैसे ही लिख दिया था यहाँ पे। कॉन्सेप्ट को याद रखें कि जितने अरसे के लिए आपने इंटेंजिबल को यूज करना है उतना ही अरसा उसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है। और मजे की बात यह है, सी देखिए क्या लिखा है, सी देखिए क्या लिखा है, इसकी अमोर्टाइजेशन दिनों पे कैलकुलेट करनी है, मंथ्स पे कैलकुलेट नहीं करनी। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपने उसको 40 दिन के लिए इस्तेमाल किया है और उसकी जो वैल्यू बन रही है वो 10,000 बन रही है, तो 10,000 तकसीम 365 दिन मल्टीप्लाई बाय 40 दिन। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज पे इसकी कैलकुलेशन करनी है, मंथ्स पे नहीं करनी, ये याद रखना है। इट्स अ मेजर डिफरेंस। आगे चलते हैं। वेयर इन एनी टैक्स ईयर अ पर्सन डिस्पोजेस ऑफ एन इंटेंजिबल, क्या लिखा है, क्या लिखा है आगे, यानी कि जिस साल बेचा उस साल में अमोर्टाइजेशन कोई नहीं। ये तो रूल उससे मिलता जुलता है, ये हमारा डेप्रिसिएशन वाले से रूल मिलता जुलता है कि जहां पे आपने जिस साल बेच दिया उस साल आपकी कोई भी अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी। If the consideration received by the person exceeds the written down value of the intangible at the time of disposal, the excess of the shall be the income of the person chargeable to tax in that year under the head income from business. अगर consideration received ज़्यादा है written down value से, तो excess कहाँ चला जाएगा, इनकम में। ये पुराना पॉइंट ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। और if the consideration received is less than the written down value of the intangible at the time of disposal, the difference shall be allowed as a deduction in computing the person income chargeable under the head income from business in that year. तो जो अगर लेस आ गई consideration received, तो वो क्या हो जाएगा, लॉस के तौर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 से ऊपर एक लाइन लिखी है, an intangible that is available for use on a day including a non-working day is treated as used on that day। यानी कि ये जो 40 दिन निकाल रहे हैं ना, ये जो 40 दिन, इसमें अगर आपके पास अवेलेबल फॉर यूज भी था और बेशक वो नॉन वर्किंग डे था तो वो इसमें शामिल होगा। बस संडे का दिन आ गया, संडे को आप लोग मशीनरी नहीं चलाते, लेकिन मशीनरी तो इंटेंजिबल तो अवेलेबल फॉर यूज है ना। लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए ऐसा नहीं करना कि नॉन वर्किंग डे अंदर से निकाल दें। वर्किंग डे प्लस नॉन वर्किंग डे दोनों इसमें शामिल होंगे, वर्किंग डे प्लस नॉन वर्किंग डे दोनों शामिल होंगे। कौन से वर्किंग और नॉन वर्किंग, जब इंटेंजिबल अवेलेबल फॉर यूज था, जब अवेलेबल फॉर यूज नहीं था वो दिन इसमें शामिल ही नहीं करने, यानी कि जिन दिनों में वो बन रहा था तो वो दिन इसमें शामिल ही नहीं करने। जब वो बन गया और आप बेशक इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो इसमें शामिल करने। ठीक है, अच्छा इसके लिए ना एक एग्जांपल है जो ऊपर ए और बी पॉइंट है, ये आपको एक एग्जांपल वो ग्रुप में किसी स्टूडेंट ने शेयर की थी, ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड है। मैं आपको बताता हूँ इसकी एग्जांपल कौन सी है।
नहीं, आई थिंक ये शेयर नहीं किए हैं, ये डेप्रिसिएशन की है, या दीजिएगा जरा एक मिनट, इसमें एग्जांपल फिर इसमें होगी। हाँ इसमें आ रही है, ये एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7, ये वाली भेज दें ज़रा ग्रुप में। ये आपके पास किसी के पास बुक है, एग्जाम्पल 6 और 7 जो है ना इंटेंजिबल्स की, ये ग्रुप में भेज दें ज़रा। सबसे इंटेंजिबल्स की जो एग्जाम्पल्स है उसमें एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल 7, ये काइंडली ज़रा भेज दें। जी आगे सबके पास, जी आ गई, आगे सबके पास नहीं है आपके पास, भेजा वो पीछे ही बैठा उसे वैसे ही पकड़ लो। आ गई, एग्जाम्पल 6 पढ़े जरा, मिस्टर 7 अप। यार उसका नाम है, इसमें क्या है, मिस्टर 7 अप हैज परचेज्ड अ सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग ₹3 लाख ऑन 1 मार्च 2013। इट्स लाइफ इज 6 years. It is used 60% in the business. Calculate amortization expense for first 3 years. 13 में उसने बाय किया है, मार्च 13, और उसने 3 साल की हमसे अमोर्टाइजेशन मांगी है, 13, 14, 15 और 3 साल की मांगी ना, तो 13, 14, 15 की बनेगी। ठीक है, तो ये इसने कितने का बाय किया है, इसने 3 लाख का बाय किया है, 3 लाख इसकी कॉस्ट है, और इसने कब बाय किया है, 1 मार्च 2013 को इसने बाय किया है। ठीक है, और इसका ईयर एंड क्या है, ईयर एंड मेरे ख्याल से इसने दिसंबर को यूज्यूम किया हुआ है, नहीं ईयर एंड फिर जून को ही करेंगे, आप इसको नॉर्मल ईयर एंड से करें। ठीक है, जून के साथ इसको करें, दिसंबर को ना करें। ठीक है, तो पहले साल में इसने 13 में इसने बाय किया है, तो जिस साल हमने एक्वायर किया हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं, तो 13 की, 14 की और 15 की अमोर्टाइजेशन जो है 3 लाख है, डेज के ऊपर निकलेगी। 3 लाख डिवाइडेड बाय 365, तो मार्च से लेके जून तक कितने दिन बने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने बने, 122। तो पहले साल में 122 दिन, और ये इस्तेमाल कितने % हो रहा है बिजनेस में, 60%। तो जितना यूज हो रहा है हम उतना डेप्रिसिएट करेंगे इसे पहले साल में। बताएं क्या फिगर आ रही है, 100। हाँ सॉरी, यूजफुल लाइफ से भी करना है इसको डिवाइड। इसकी यूजफुल लाइफ कितनी आ रही है, सॉरी सही किया आपने, आपने इसको यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना है। ये आपकी आ गई यूजफुल लाइफ, नहीं ये आपकी 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, ये आपकी 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई, इसको आपने यूजफुल लाइफ से डिवाइड किया है, तो ये आपकी 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन है, तो आपने नंबर ऑफ डेज कितने यूज किया है इसको। ठीक है, तो ये उसके अंदर आएगा 122।
सॉरी ये मैंने 365 वहाँ लिख दिया था, 1 साल तो नहीं, यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना है उसे, और इसका 60%। 1 मैं क्या गलत क्या करी जा रहा हूँ बार बार। 1 साल की आएगी दैट इज 365, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 122 से, एंड दैट विल बी, बार बार गलत करी जा रहा हूँ। %60। अब ठीक है। वन 100, ये टैक्स ईयर है आपका 10027। बाकी सालों में आपकी जो है वो 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 60%, कि उसमें ये वाली चीज़ नहीं लगेगी। अब कितनी आ जाएगी? 30,000 और 30,000, ये 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई है। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट ये तो पढ़ लिया था, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट अभी अगली 2 वाला पढ़ाना था वो एग्जाम्पल 7 के अंदर है, उसको देखें जरा। Continuing from question number 6, on 1st September 2015, the software is sold for 1,70,000। सॉफ्टवेयर को बेचा उसने कितने में? 1,70,000 में। अच्छा, तरीका वही है, हम किस तरह निकालेंगे? कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। कंसिडरेशन रिसीव कितनी है? 1,70,000। टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू थोड़ी सी चेंज करेंगे यहाँ पे, वो ये चेंज करेंगे जब आपका एसेट पार्शियली यूज हो रहा होगा ना, जब आपका एसेट पार्शियली यूज हो रहा होगा तो उसमें चेंज हमारा ये है कि बेचते टाइम हमने उसको 100% अमोर्टाइज करना है। बेचते टाइम जो अमोर्टाइजेशन लेस करेंगे वो ये समझ के करेंगे कि एसेट को 100% यूज किया गया है बिजनेस के अंदर। ये इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट लेस अमोर्टाइजेशन, ठीक है, अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। 13 का था, 14 का था, 15 का था, 16 में बेच दिया तो 16 में अमोर्टाइजेशन नहीं लगेगी। ये भी हमने पढ़ा, जिस साल बेचा उस साल में अमोर्टाइजेशन नहीं लगेगी। अब आप इस तरह करें कि इसकी जो कॉस्ट थी वो थी मेरी 3 लाख, 3 लाख मेरी कॉस्ट थी। पहले साल में ये जो हमने 60% किया ना, 60 में ये नहीं करेंगे, यानी कि दोबारा से उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालेंगे। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 122/365, ये लग गई पहले साल की, दूसरे की और तीसरे की। 3 लाख इंटू 6, 3 लाख इंटू 6, 16,712। फर्क सिर्फ एक दफा दोबारा सुन ले, फर्क क्या है, जरा इधर अटेंशन करके फर्क सुन ले जरा। दोनों सवाल कराने का, ये सवाल में दोनों चीजें आ गई थी। डिफरेंस ये है कि अगर आप एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट को पार्शियली बिजनेस के लिए और पार्शियली पर्सनल पर्पस के लिए या अदर पर्पस के लिए, तो आपने जो अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है साल में, वो तो आपने फेयर प्रोपोर्शन चार्ज करना है। वो आपने कौन सा चार्ज करना है? फेयर प्रोपोर्शन, जितना का उसको बिजनेस में इस्तेमाल किया गया है, जितना उसको बिजनेस में इस्तेमाल किया गया है। इसको इनको क्या, इधर आप इधर पहले इधर फोकस कर लें पहले उसको। जब आपका एसेट यूज हो रहा होगा पार्शियली बिजनेस के लिए
और पार्शली आपका अदर पर्पस के लिए, तो मैंने उसकी जो अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है वो कितनी चार्ज करनी है? फेयर प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसी एसेट को जब बेच दिया, इसी एसेट को जिसको मैं आधा बिजनेस में या जितना 60% बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा था और 40% कहीं और, इस एसेट को जब बेचूंगा तो मुझे रिटर्न डाउन वैल्यू दोबारा से निकालनी पड़ेगी। रिटर्न डाउन वैल्यू दोबारा से निकालनी पड़ेगी, ये सोच के कि मैंने एसेट को सारे का सारा किधर इस्तेमाल किया है? बिजनेस में। ये सोच के कि एसेट को सारे का सारा कहां इस्तेमाल किया है? बिजनेस में। तो बेचते टाइम उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ये बताएं क्या आती है? अब 16,000, 50,000, 1,16,712, कॉस्ट थी 3 लाख, इसमें से 1,16,712 लेस कर दें, कितनी आ गई टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू? 183,288। तो ये मेरा आ गया 13,288 का लॉस। ये कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्ज हो जाएगा लॉस के तौर पर। फर्क सिर्फ ये है, ये जो 2 लाइनें लिखी थी उसके लिए ये एग्जांपल मुझे करानी पड़ी कि अगर तो हमने एसेट को, उस एसेट को जो कि कुछ बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है और कुछ अदर पर्पस में, उसको बेचा है, तो बेचते टाइम रिटर्न डाउन वैल्यू रिकैलकुलेट करेंगे। बेचते टाइम रिटर्न डाउन वैल्यू रिकैलकुलेट करेंगे, और रिकैलकुलेट करते वक्त किस बात का ख्याल रखेंगे कि जो अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे वो ऐसे चार्ज करेंगे कि जैसे एसेट सारे का सारा बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है। एसेट सारे का सारा बिजनेस में इस्तेमाल हुआ। ये अमोर्टाइजेशन में ऐसे करना है, आपने रिटर्न डाउन वैल्यू को दोबारा से रिकैलकुलेट करना है। जब डेप्रिसिएशन थी उसके अंदर भी हम बेचते टाइम रिटर्न डाउन वैल्यू को रिकैलकुलेट करते थे, लेकिन उसमें क्या करते थे? वो टैक्स WDV के अंदर ऐड कर देते थे डिसअलाउड डेप्रिसिएशन के केस में। इसके केस के अंदर हमने ये ज्यूम करना है सारा ही बिजनेस में इस्तेमाल हुआ, तो वो ऐड वगैरह काम नहीं करता। तो ये इसका डिफरेंस है अमोर्टाइजेशन का, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एग्जाम्पल जो है इसको आप कर लीजिएगा। जिस तरह ये मैं बार बार गलती कर रहा था, ये प्रैक्टिस ना हो तो बंदा इस तरह की गलती करता है। तो एक आधी दफ़ा अपने हाथ से गुजारे चीज़ों को कि नंबर ऑफ डेज पे ये आएगी रेलिवेंट, इसमें सिर्फ ये मसला है कि ये नंबर ऑफ डेज पे आएगी, तो ये कैलकुलेशन अक्सर बंदा भूल जाता है। इस कॉन्सेप्ट की लगी समझ? इट्स क्लियर भाई? आप सबको लगी समझ इस कॉन्सेप्ट की? ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है, टैक्स WDV दोबारा से कैलकुलेट होगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।